अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके नावल लेकर उसका नाम है मन महरम और इसकी राइटर हैं जिया शाह। तो इस नावल को शुरू करते हैं। वो कंटीन में बैठी बोर हो रही थी क्योंकि आज उसकी दोनों चुड़ैलें नहीं आई थी। रह रह कर इसे गुस्सा आ रहा था कि इन दोनों ने बिना बताए छुट्टी कर ली थी। खैर बख्शने वालों में से तो अशनाल शाह भी नहीं थी कि अचानक सब्ज़ो वहशत ज़दा आंखों की तपिश खुद पर महसूस की। ज़रा सा बैठ अभी और बात कर मुझसे, हसीन शख्स, मेरा दिल नहीं भरा तुझसे। एक पल के लिए तो नजरें हटने से इनकारी होगी, पर अना की दीवार भी तो कायम रखनी होती है। इतनी देर में फोन रिंग हुआ तो वो मतवज्जो हुई। बको यार रियली सॉरी, माह की पहली ही छुट्टी थी आज और एंड टाइम पे मुझे मम्मा ने रोक लिया। कुछ गेस्ट आने थे, सो सॉरी मेरी शेरनी। मुझे पता है तू भूखी शेरनी बनी बैठी है, माफ कर देना। कुछ भी कहे बिना फोन कट कर दिया गया था। डीजे भी जानती थी वो बहुत जिद्दी है, जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा किसी की नहीं सुनेगी। अशनी भी वहां से उठते हुए जाने लगी। वैसे ही दिल हर चीज से उचाड़ था, ऊपर से इस बेहिस इंसान पर नजर पड़ गई तो हर चीज को तहस नहस करने को दिल चाह रहा था। सईद सिकंदर शाह जद्दी पुश्ती जानशीनी का ओहदा संभाले बैठे थे अपने वालिद की इकलौती औलाद होने की वजह से, और बाकी का काम इनकी जहानत ने पूरा कर दिया था। वो चाहते तो हजारों एकड़ पर फैली जमीनों पे नस्ल दर नस्ल राज कर सकते थे, पर वो कभी भी बेजा लाड प्यार से नहीं बिगड़े। और आज वो अपनी दुनिया के एक नामोर बिजनेसमैन दी सिकंदर शाह है। अमामा हाशिम से पसंद की शादी के बाद बहुत मिन्नतों से उन्होंने अशनाल को पाया। अशनाल शाह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, जो हजारों मंतो मुरादों से सिकंदर शाह और इनकी बीवी अमामा शाह को मिली। माँ बाप की बेतहाशा मोहब्बत, माँ बाप से मिले खूबसूरत नैन नकुश की मालिक, और बाप से विरासत में मिली मगरूर सुरमई आंखें जो किसी और से भी मिलती थी इसको कुछ और मगरूर करती। अशने उठ जाओ बेटा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मोबाइल भी ऑफ किया हुआ है तुमने? कितनी कॉल्स कर चुकी है माँ? अब किस बात की नाराजगी होगी है? वो इन बेचारियों की शामत आई हुई है, जो इन बेचारियों की शामत आई हुई है। अशने आंखें मलती उठी। वटा बेचारी मामा, वो दोनों खराफातें आपको बेचारी लगती हैं जो कल मैं इनकी वजह से अकेली जलील हुई? बताना तक गवारा नहीं किया मुझे, आप भाड़ में जाए मेरी बला से। अमामा बेटी की तरफ देखते उठ खड़ी हुई क्योंकि वो जानती थी इस छोटी सी बला के आगे हर चीज हर बात फजूल है। सो चुप रहना ही बेहतर समझा। सईद अशमान शाह मुल्क के जाने माने हार्ट सर्जन, जिन्हें दुनिया इनकी जहानत और वजाहत की बिना पर जानती है। मेडिकल की फील्ड में अपना नाम बनाने के बाद शोबिज़ में इनकी दमदार एंट्री, मॉडलिंग में आमद मतवक्को, जिससे तमाम एक्टर्स और मॉडल्स को अपना फ्यूचर तारीकी में डूबता नजर आ रहा था। फीमेल न्यूज़ एंकर से खबर कम, सईद अशमान शाह की तारीफों के पुल ज़्यादा बांध रही थी। माई फुट, अशनाल गुस्से से टीवी बंद करती हुई बोली। इतने में महा और डीजे की कॉन्फ्रेंस कॉल आने लगी। होंठों को ओक के जावे में बदलते हुए अशनाल कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 2 दिन घर में गुजारने के बाद आखिरकार थक हार कर दोनों चुड़ैलों को माफ़ करने का सोचा था। माह का नंबर मिलाते ही हुई अशना मुसलसल कुछ सोच रही थी। तो तुम दोनों चाहती हो कि मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूं? कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट होने के बाद अशनाल की आवाज़ स्पीकर में गूंजी। हाँ महारानी जी, यही चाहते हैं हम। गुलाम ने डीजे मिसने वाली आवाज़ में कहा। खुद का दिल किया होगा तभी तभी ना हो, और 2-3 गालियाँ अशनाल के पेशे खिदमत कर दी थी। ओके गर्ल्स, तो फिर एक शर्त पे। नहीं 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 करो, मत करो प्लीज़, नहीं मेरी मम्मा को छोड़ दो प्लीज़। उठकर लाइट ऑन करते ही सब कुछ वाज़ा हो गया था। आज फिर काफ़ी टाइम बाद इसे वो ख्वाब आया था जिसके से इसकी ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ हकीकत जुड़ी थी। वो जितना इस हकीकत से पीछा छुड़ाता इतना ही वो हकीकत एक खौफनाक शक्ल बन के सामने आती। वो राज जो मैं खुद में दफन कर चुका हूँ बार बार क्यों मेरे सामने अपनी पूरी बदसूरती के साथ खड़ा हो जाता है? मान कुछ सेकंड में रूम का नक्शा बिगाड़ गया था। अली कॉलिंग। आयुष्मान फौरन उठकर बाहर निकला क्योंकि वह जानता था कि खुद को ठीक कैसे करना है। इस्लामाबाद के मशहूर और महंगे तरीन वर्ल्ड राइस रेस्टोरेंट में बैठी वेटर को होटल का तमाम खाना पैक करने को कहा गया। शनाल, इतना खाना यार, अब ये ना कहना कि हमारी सजा है। महा रोती शक्ल बनाते हुए पूछने लगी। हो गया, नाउ पे द बिल, नाउ बिल प्लीज। अशनाल वेटर से मुखातिब हुई गोया इसने महा की सुनी ही नहीं। वेटर थोड़ा झिझक के, मैम ये बिल। व्हाट द हेल? डीजे बेहोश होते बची। कूल पांडे, डीजे का निक नेम जो अशनाल कह सकती थी।
तुम अकेली नहीं, साथ ही छिपकली भी बिल देगी, हाफ हाफ कर लो, वैसे भी इतने अमीर माँ बाप किस दिन काम आएंगे। शनाल मुकम्मल बेनियाजी से बोलते हुए खड़ी हुई। बिल पे करके जल्दी आ जाओ वरना नेक्स्ट पनिशमेंट इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। चॉइस इज योर्स। दोनों लाखों का बिल पे करके यतीमों जैसी शक्ल बनाए शनाल को गाली से नवाजती वहां से वॉकआउट कर गई। वो बचपन से ही जानती थी कि अब ये खाना कहाँ जाएगा। ऑफ कोर्स गरीबों यतीमों के पास, जो बड़ी इज्जत के साथ इन्हें खुद जाकर देना होगा। दी ग्रेट शनाल शाह के साथ। इतना तो वो अपनी नक चढ़ी दोस्त को जानती थी। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, खाली हाथों को तख्ती को समझ न आया तो वो अपना खाली वजूद और खाली हाथ लिए बेड पर जा लेटी। कमरे में नजर डाली तो हर चीज़ महंगे से महंगे ब्रांड की नजर आई, जो अपने मूड के हिसाब से कमरे की पेंट से कारपेंटर तक बदलती थी। क्या था जो इसके अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था। इसकी बेतनाई सताती है, इसकी बेरुखी रुलाती है। वो एक शख्स मोहब्बत की मार से मुझे नढाल कर गया, मुझे इश्क का बीमार कर गया। असफंदियार बलोच अपने बाई गांव में रहने वाले एक वडेरे थे, जो अपने गांव में अपने आबा और अजदाद की ज़मीनों पर इनके अदल और इंसाफ की वजह से मशहूर थे। आज के दौर में भी असफंदियार बलोच अपने गांव के सरपंच थे। दो बेटे रेहान, शल शमलीद और फिर जुड़वा बच्चे दशाब और माहा थे। रेहान को पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। बहुत मुश्किल से मास्टर्स करने के बाद अपनी ज़मीनें संभालनी शुरू कर दी थी। रेहान की अपनी ही ख़ानदान में शादी हो चुकी थी। दूसरा सबसे होनहार बेटा शमलीद अपनी वकालत पूरी करने के बाहर गया हुआ था। दशाब और माहा अपनी मम्मा के साथ शुरू से इस्लामाबाद में रहते थे। इन्हें गाँव रहना कभी पसंद नहीं था, इसलिए कभी कभार अपने बाबा और भाभी से मिलने वहाँ जाते। दशाब माह से 1 मिनट बड़ा था और इसका रोब वो हमेशा माह पर जताता। ये अलग बात थी कि वो कभी रोब में नहीं आती थी। मामा, अशनी को स्कूल नहीं जाना, टीचर बहुत गंदी है, डांटती भी है, बोलने भी नहीं देती है। शनाल अपने अपने छोटे छोटे हाथों से मामा का चेहरा ऊपर करती, उससे जूते पहनाने में मसरूफ़ थी। मामा सुन क्यों नहीं रही आप, मैं बाबा को आपकी शिकायत करूंगी। अशने मुंह बसूड़ती हुई बैठ गई थी। अशने ज़्यादा ड्रामे मत करो, ये रोज़ का काम है तुम्हारा। जितने हम तुम्हारे स्कूल बदल चुके हैं ना, इतने वक्त में दुनिया का एक पूरा चक्कर लग जाना था। मामा गुस्से से अशने को बैक पहना रही थी। दुनिया का चक्कर नहीं, वर्ल्ड टूर होता है मॉम। अशने माँ की तस्दीक करते हुए बोली, हाँ बस इधर ही ज़बान चलती है। मिस अशने की स्कूल जाते हुए घर रख जाती है और ड्रामेबाज। और ख़बरदार जो अपने बाबा से स्कूल के बारे में कोई भी कहा तो कुछ भी कहा तो। मामा अशने को घूरते हुए कहा। अशनी का फिर आज नए स्कूल में फर्स्ट डे था, जहाँ इसे गुलाबी से गालों वाली बुरी सी लड़की मुड़ लटकाए नजर आई। बस अशनी ने इसके सर पर पहुंच गई। हाय पांडे, क्या हुआ तुमको? वट, तुमने मुझे पांडा कहा? प्यारी सी लड़की रोने वाली शक्ल बनाई। यस ऑफ कोर्स, तुम्हें को कहा है कोई है इधर? अशनी अपनी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें इधर उधर घुमाते हुए बोली, आई एम नॉट पांडा, समझी तुम? अजीब सी आंखों वाली खदीजा भी बराबर हंसा बराबर करते हुए बोली, जबकि पहली नज़र में इसे वो मासूम लड़की बहुत प्यारी लगी थी। ऊपर से आंखों में झलकता गुरूर। वल्ला, हु द हेल आर यू? तुमने मेरी आंखों को अजीब का। अशने को तो गोया मिर्चें ही लगी थी तुम्हारी तो। इतने में स्कूल का टाइम खत्म हो गया, पर अशनाल इसे आंखों से वार्न करना नहीं भूली। जामन अली डोगर लाहौर के डिफेंस के इलाके में रहने वाले एक बारौब शख्सियत के मालिक, पाक आर्मी में एक जांबाज कैप्टन थे। वतन से मोहब्बत गोया इनके खून में थी और वतन के लिए शहीद होना इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश। इसी तरह एक बार इनके जाने के बाद घर में इनके कभी ना आने की इतला मिली। जामन अली डोगर की एक ही बेटी थी, खदीजा। जामन अली डोगर गुलाबी सफ़ेद बालों के साथ बुरे बालों वाली खदीजा सबसे मुख्तलिफ थी। भां भां करके रोने वाली और रोते रोते अगले इंसान को रुलाने वाली खदीजा में बाप की तरह हुब्बे वतन तो नहीं थी, पर फौजियों से इंतहा की मोहब्बत थी। इसे डीजे की ठरक ज़्यादा कह सकते हैं। जामन अली की वफ़ात के बाद इनकी बीवी और बेटी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट डे अशनाल खुद स्कूल के लिए जल्दी उठी और चुपचाप स्कूल चली गई। ये तब्दीली मामा को बहुत भली लगी थी, पर वो मासूम माँ से छोटे से पटाखे की खराफाती दिमाग को पढ़ नहीं सकी थी। स्कूल जाती अशनाल बुरी लड़की को ढूंढने लगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि वो इसकी क्लास में ही बैठी थी। सोने पे सुहागा किसके साथ वाली खाली सीट थी। ओए बुरी बिल्ली, तुमने मुझे कल अजीब आंखों वाली कहा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई शनाल शाह को इस तरह से कहे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और मैम का ख्याल किए बिना शनाल पानी की ठंडी बोतल खदीजा के सर पर पलट दी, जिस पर खदीजा भामा करके रोना शुरू हो गई। सारी क्लास खदीजा के इस तरह रोने पर हंसना शुरू कर गई, जिसमें अशनाल भी शामिल थी। मैम अशनाल और खदीजा को अपने पास बुलाया और खदीजा अशनाल का इंटरव्यू पूरी क्लास को करवाया। खदीजा के फादर का सुनकर अशनाल को शर्मिंदगी हुई, पर वो ढीठ बनी रही। वो अशनी ही क्या जो गलती मान ले। चलो आप दोनों
हैंडशेक करेंगी और फ्रेंड्स बन जाएंगी। आप दोनों क्लास में लेट आई हैं तो आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। मैम बहुत प्यार से दोनों को समझा रही थी। इस डेट क्लियर आखिर में मैम अशनाल को डांटते हुए और करते हुए बोली वो खतीजा के साथ मिसबिहेव नहीं करेगी। अशनाल को भी वो बुरी सी लड़की बहुत भाती थी और इस तरह शाह की ज़िंदगी में एक अदद नमूने का इजाफा हो गया। अशनाल शाह की पहली दोस्त खतीजा जामन डोगर। ये दोस्ती आगे जाकर दुनिया को क्या क्या रंग दिखाने वाली थी। अशनाल शाह की ज़िंदगी में दूसरा जुबा महाअसफंद यार बलोच की सूरत में आया था। स्कूल का एक साल गुजरने के बाद अचानक नई क्लास में एक सांवली सी लड़की आई जिसके लंबे काले बाल और तीखे नकूश इसको मुनफरद करते। इस पे इसका खुद से बेपरवाह लहजा अशने को पहली नज़र में वो अपनी सी लगी थी। ओ तो तुम नहीं हो डीजे। और अशनाल इसके बैंड बजाने पहुंच गई थी। जी मैं नहीं हूँ, मैं पिछली क्लास में एक साल टॉप करके आई हूँ। वहाँ कुछ डर और खुशी की मिली जुली तासुरात से बताया हूँ। तुम तो जानती हो हम कौन है डीजे। इसकी ऐनक उतारकर लोफरों वाले अंदाज में पूछा। जी मैं जानती हूँ, पूरा स्कूल आप दोनों के बारे में जानता है। आप अशनाल हैं और आप डीजे हैं। गोया महा इनको इनके नाम बताया। इतने में ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया। गुजरते कुछ दिनों में जो बात डीजे और अशनाल ने नोट की थी वो ये कि महा बहुत ही सास लड़की है। इतनी ज़हीन होने के बावजूद इसमें कॉन्फिडेंस का नामो निशान है, जिसकी वजह से सब इसका फ़ायदा उठाते हैं। ना चाहते हुए भी डीजे को महा पे रहम आया और वो अपनी दो के गैंग में महा को शामिल कर गई। महा की हर मामले में हेल्प करने से सही गलत समझाना जैसे इन दोनों ने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया हो। और इसी दौरान वो तीनों एक दूसरे की बहुत क्लोज आ गई। हर वक्त किताबों में सर दिए रहने वाली महा, सबकी हेल्प करने वाली, मोहब्बत से पेश आने वाली, मीठा सा लहजा रखने वाली इन दोनों के बरक्स होती। इसे क्या पता था कि इसने अपनी ज़िंदगी की दो गलतियों को सारी ज़िंदगी हंस के बर्दाश्त करना है। गवाही कैसे टूटती, मामला खुदा का था, मेरा और इसका राब्ता तो हाथ और दुआ का था। अगरचा तुझसे बहुत इख्तलाफात भी ना हुआ मगर ये दिल तेरी जानिब से साफ भी ना हुआ। ताल्लुकात के बरज़ख में ही रखा मुझको, वो मेरे हक में ना था और ख़िलाफ़ भी ना हुआ। अजब था जुर्म में मोहब्बत के जिस पे दिल ने मेरे सज़ा भी पाई नहीं और माफ़ भी ना हुआ। मलामतों में कहाँ सांस ले सकेंगे वो लोग जिनसे कोई जफ़ा का तवाफ़ भी ना हुआ। अजब नहीं है कि दिल पर जमी मिली काई, वो दिनों से तो ये हौस साफ भी ना हुआ। हो आए दोहराए हमें किस लिए बुझाती, हवाएं दोहरे हमें किस लिए बुझाती, हमें तो तुझसे कभी इख्तलाफ भी ना हुआ। बाहर आज इतनी तारीख थी, इससे ज़्यादा तारीकी में डूबा इसका कमरा था। सिगरेट सुलगा सुलगा कर वो अपना आप अंदर जला चुका था, पर तड़प थी कि कम होने में नहीं आ रही थी। शराब की बोतल सामने का दामन शीशे में मारते हुए शमान दीवानों की सी कैफियत में था। क्यों आखिर क्यों मैं इससे नफरत नहीं कर पाता, क्यों आखिर वो अपनी तमाम तर अतनाइयों के बाद भी मेरे दिल पर बर्जमान थी। आसमान बेबस था, कैसे भूल जाऊँ मैं जो उसके बाप ने मेरे माँ के साथ किया। आखिर कैसे आसमान अपने बाल नोचते हुए बदहवास और बद अपने हवास खो रहा था। नहीं कभी नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता मैं कुछ भी। सईद अशनाल शाह, तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर ना बना दी तो मेरा नाम भी अशमान हैदर शाह नहीं है। मैं तुम पे ये ज़िंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी। तुम्हारे बाप ने जितनी दर्दनाक मौत मेरी माँ को दी थी, इससे से कई ज़्यादा तकलीफ से तुम गुजरोगी। माइंड इट। मोबाइल पर अशनाल की तस्वीर से मुखातिब होते अशमान शाह के सब्ज़ आंखों में वहशत के साथ खून उतर रहा था। खतीजा रूम में दाखिल होते ही अशने के नाम की रट लगा रही थी। अशने अशने कहाँ हो। इतने में महा भी खतीजा को मुकरसित करते हुए बैठी। यार क्या आफत आ गई है, क्यों तुम दोनों ने पूरा कमरा सर पर उठाया हुआ है। अशने बेडरूम से साथ स्टडी रूम से निकली, जो स्टडी रूम के साथ लाइब्रेरी के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। वहाँ क्या कर रही थी, पढ़ने वाली बच्ची तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। डीजे ने जानती नज़रों से अशने को देखा और तीनों लाइब्रेरी में चली आई। यू नो वट, मैं नमन नावल कभी पढ़ ही नहीं सकी। जब भी इसको शुरू करने की कोशिश करती हूँ दिल अजीब सा हो जाता है और फिर इसको बंद कर देती हूँ। अशनाल उदासी से नमन नावल के कवर पर हाथ फेरती। तुम पढ़ लो ये यार, वैसे भी इतने मोटे मोटे नावल हिफ्ज कर चुकी है, उदास मत हो, ये भी पढ़ लोगी। महा पास बैठकर हमेशा की तरह मोहब्बत से समझाया। ऐसी बात नहीं है यार, और बहुत से नावल पढ़ लेती हूँ पर ये मैं नहीं पढ़ पाती। अशनाल मजीद अफसुदा हो गई। तुम लोग अच्छे से जानती हो निमरा अहमद मेरे लिए एक राइटर नहीं है, वो मेरी रहनुमा है। इनके आज तक के जितने नावल्स भी पढ़े हमेशा मुझे मेरा आप हल्का महसूस हुआ है। जहाँ बहुत से सवालों के जवाब मिले हैं वहाँ बहुत सी उलझने भी सुलझी हैं। हमेशा रहनुमाई ही है वो मेरी, और ये नावल इनके बेस्ट नावल में से एक है और मैं इसे ही नहीं पढ़ पा रही, जबकि मैं जानती हूँ इसमें भी मेरे लिए कोई रहनुमाई हदायत छुपी होगी। अशनार रोने वाली हो चुकी थी। डीजे और महा एक दूसरे की तरफ देख रही थी। कभी कभार ही ऐसा होता है कि अशनार खुद पे
खोल उतारती। देखो अशनी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि निम्रा अहमद तुम्हारे लिए क्या है और ये कमरा और इसमें निम्रा अहमद के नावल्स, इसके साथ इनकी हर चीज़, फिर चाहे वो स्कार्फ हो, ये ब्रेसलेट हो, ईद का गिफ्ट हो, या छोटी छोटी सी चीज़ें तुमने सबसे पहले लेनी होती हैं और तुम सब चीज़ों को मताए जान की तरह संभाल कर रखती हो। मुझे याद है जब लास्ट टाइम इनका ब्रेसलेट मैं अनमोल आया था, तुम कितनी एक्साइटेड हुई थी और मैंने ये वो गलती से पहन लिया था, तुम्हारी शक्ल रोने वाली हो गई थी। माँ खदीजा हंसने लगी। तुम दोनों दफ़ा हो जाओ यहाँ से जानती हो तुम अच्छे से कि मैं तुम लोगों से सब शेयर कर सकती हूँ, पर इनकी कोई भी चीज़ नहीं न दीदी हो तुम लोगों को भी को मैं गिफ्ट भी तो करती रहती हूँ। अर्श ने कमर पर हाथ रखे मुस्लिम गुस्से से बोली, हाँ तो सब कुछ तो नहीं करती ना। महा निम्रा अहमद के रिसेंटली लॉन्च हुए इयरिंग्स को देखते हुए पूछती है, तुम दोनों जिन चीज़ों के लायक हो वही तुम्हें देती हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें संभाल कर रखूंगी नहीं, और इनकी बेअदबी हो ये कैसे उन्हें दे सकती हूँ मैं। अर्श ने इन दोनों को रूम से बाहर निकाला। वैसे मानने की बात है अर्श ने, तुम्हारी स्टडी रूम बहुत कमाल का डेकोरेट हुआ। एक तरफ नॉवेल्स की लंबी अलमारी जिसमें नॉवेल जैसे सजे पड़े हैं, इनको किसी ने छुआ तक नहीं। निम्रा अहमद के नाम का अलग पोर्शन बना हुआ जिसमें निम्रा की लॉन्च की हुई छोटी बड़ी से बड़ी तक हर चीज़ पड़ी है। दूसरी तरफ राइटिंग टेबल, इस पर भी पड़ी डायरीज। कमरे में दाखिल हो तो एक राइटर प्लस सिंगर के कमरे का गुमा होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि शनाल शाह का स्टडी रूम भी हो सकता है और इतने कमाल का हो सकता है। डीजे अशान के रूम से हमेशा इम्प्रेस होती थी। ओके अब ये बताओ ना, बना बताए यहाँ मुँह उठा के क्यों आ गई हो। हुआ था जिससे शौर्य शबाब का आगाज़ है, अब भी मेरी मोहब्बत फ़कत उसी के लिए। अशना स्टडी रूम में बैठी डायरी लिख रही थी। एक उदासी का घेरा था जो उसे अपने लपेट में लिए हुए था। हमेशा से नहीं अपनी उलझनें खुद सुलझाती थी, पर ये उलझन सुलझ ही नहीं रही थी। शनाल शाह आज तक किसी से नहीं डरी थी। इसके माँ बाप ने हर डर का डट के सामना करना सिखाया था, पर इन आंखों में अपने लिए नफरत इन आंखों में नजर आती वहशत इसे बेचैन कर रही थी। आखिर कौन था वो शख्स जो शनाल शाह को रुला रहा था और दूर बैठा तमाशा देख रहा था। नहीं, मैं अब मज़ीद नहीं खुद को तकलीफ़ दूँगी। वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, नहीं, ना ही मैं इसे दोबारा कभी देखना चाहती हूँ। शनाल के आँसू डायरी पर गिर गिर रहे थे और वो बेआवाज़ रो रही थी। ये वो आँखें नहीं हैं जिनमें कभी मैंने अपनायत की रमक देखी थी। नहीं, ये वो नहीं हो सकता, ये कोई और ही वहशी जानवर है। अशना जस्ट गो टू हेल डायरी पर लिखकर डायरी बंद कर दी। वो हमेशा की तरह रूम में आया तो अशनाल घोड़े गधे बेच कर सो रही थी। आसमान करीब आकर बैठ गया। कितने लम्हे इसके चेहरे को दिखते गुजर गए। जज्बात से चूर होकर हाथ आगे किया और रुक गया। ना ये गुस्ताखी मत करना, ये जंगली बिल्ली उठ गई तो मेरा कत्ल कर देगी। आसमान हाथ को वार्न को करता हुआ बोला। अचानक कुछ देर में आते ही गुस्से से खड़ा हो गया। नो, तुम मुझे इतनी जल्दी शिकस्त नहीं दे सकते। तुम्हारे करीब आना मुझे तुम्हारे बस में कर देता और मैं बेबस हो जाता हूँ, जबकि आसमान कभी बेबस नहीं हो सकता। तुम अपने बाप के किए की गुनाहों की सजा भुगतोगी। सैयद अशनाल शाह, गेट रेडी टू बी माई स्वीट हार्ट। आसमान अशनाल के कान के पास हल्की सी आवाज़ में कहता चला गया। सुबह उठते अशनाल को अपने इर्द गिर्द से परफ्यूम की फिर वही महसूस खुशबू आई। ये खुशबू हमेशा इसका मूड खुशगवार करती। यार क्यों ये खुशबू इतनी प्यारी है। खिड़की के पास खड़े हुए अशनाल ने एक मिनट को सोचती, क्या कोई मेरे कमरे में आया? नहीं नहीं, किसी के बाप की भी जरूरत नहीं कि अशनाल शाह के कमरे में आए। नेवर एवर। अशनाल बच्चों की तरह गर्दन इधर हिलाती, तो फिर वो कोई जिन या आशिक है मुझ पर जो कभी कभार मुझे देखने आ जाता है, क्योंकि वो दास हो जाता होगा ना बेचारा। अल्लाह अल्लाह। अशनाल अपनी सोचों में खुद ही हंसती उठ गई। सिकंदर शाह ऑफिस काम कर रहे थे। मुझे बात करनी है आपसे। अमामा पास बैठे जीजी बेगम साहबा बोली तो हम बेगम साहबा बोले हम तनगोश हैं। सिकंदर साहब का काम बंद करते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि जैनब का अमामा बेगम, आज आपने ये बात मुंह से निकाली है, आंधे गुस्ताखी मत कीजिएगा। सिकंदर साहब गुस्सदा के गुस्से के तेज फौरन गुस्से में आ गई, जिससे मामा डर गई। सिकंदर मेरी बात तो सुने, इन्हें मुझे इस औरत का नाम नहीं है ऐसे से जुड़ी बात अपने घर में नहीं सुनी। सिकंदर साहब तैश में उठ के खड़े कमरे से बाहर चले गए। मामा असर की नमाज पढ़ कर फारिग हुई जब अचानक अशने मामा के गले आकर लग गई। अरे अरे, क्या हुआ? अपनी मामा पे इतना प्यार? खैर तो है? मामा अशने का माथा चूमते हुए पूरे, जी मामा सब खैर है आपकी। अशने आज बहुत खुश है। अशने एक्साइटमेंट में गोल गोल घूमते पूरे कमरे का चक्कर लगा रहे थे। अब बताओ भी क्या हुआ है, क्यों इतना खुश हो रही है? मामा झंझला कर पूछा। वो ऐसे ही थी, कोई बात बताने में तजस्सुस की इंतहा कर देती। प्यारी मामा जानी, बात यह है कि माँ को एक लड़का पसंद आ गया और वो लड़का माँ से बहुत मोहब्बत करता है। आज मैं और डीजे से लड़के से मिले मामा, वो भी माँ की तरह बहुत स्वीट है और दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं। अशनार से अपनी एक्साइटमेंट छुपे नहीं छुपती। सच बात तो ये है कि वो रैली में बहुत खुश है। वो हमेशा से माँ के लिए बहुत पॉजिटिव ही थी।
हमेशा से डर लग रहा था कि कहीं माँ अपनी मासूमियत न खो दे और आज अशब को देखकर सारी परेशानी ख़त्म हो गई, दिल के सारे बोझ हल्के हो गए। इसकी जान से प्यारी अजीज़ दोस्त अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। वो यकीनन बहुत खुश और मुतमिन थी। इसने माँ की ज़िंदगी का फ़ैसला इस पर छोड़ा और वो सही मायनों में सही साबित हुआ। गवाही कैसे टूटती, मामला खुदा का था, मेरा और इसका राब्ता तो हाथ और दुआ का था। मेरी चुड़ैल माही और अशनार डायरी बंद करके सोने के लिए लेट गई। काफ़ी टाइम बाद वो सुकून से सोई। आज भी कमरे का हाल कुछ दिन पहले जैसा था। कमरे की हर चीज़ तहस-नहस करके भी इसके दिल को सुकून नहीं मिला तो कार की चाबी उठाई और इससे हिसाब बराबर करने पहुंच गया। शमान को झटका तो तब लगा जब वो पुरसुकून से अपने बेड पर सो रही थी। आज का वाकया सोचकर इसके तन बदन में आग लग गई। कराची में अपनी शूटिंग मुकम्मल करने के बाद अशमान वापस आ रहा था तो इसको वो नज़र आ गया जो शायद इसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए था। अशनाल, माह, खतीजा और वो लड़का कौन था? ये लड़का जिसका अशनाल बाजू पकड़े आगे आगे चहकती जा रही थी जबकि माह और डीजे पीछे पीछे थी। बस इतना देखना था कि अशमान का गुस्सा सवा नेज़े पर हो गया और ये सब वो तब दिखता जब अशनाल माह को चढ़ाने के लिए शहब का हाथ पकड़ती और बस यही इसकी गलती थी क्योंकि अशनाल शाह को आज वो माह और खतीजा के अलावा किसी थर्ड पर्सन पर वो भी मेल के साथ देख रहा था और आगे कुछ भी देखे बिना रश ड्राइविंग करके घर आ गया और अपने पूरे कमरे का हाल बिगाड़ दिया। वो कमरा जिसमें ब्लैक कलर के अलावा और कोई भी कलर नहीं था। कमरे के पेंट से कारपेट फर्नीचर से दरवाजे तक सब ब्लैक कलर था। अगर कोई नॉर्मल बंदा अशमान के कमरे में चला जाए चकरा के गिर जाए क्योंकि वो किसी इंसान का कम जिनका कमरा ज़्यादा लगता था। आज वो अशनाल से दूर बैठने की बजाय इसके पास बेड पर जा बैठा। अशनाल का इतनी पुरसुकून नींद सोने से और तैश दिल आ गया था तो वो बाजू से पकड़े अशनाल को बैठा गया। को कौन है? इसने बुरी तरह चीखने लगी जब अशमान इसके मुंह पर हाथ रख गया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में अशनाल को वो वहशत ज़दा सब्ज़ आंखें नजर आईं जिन्हें वो ज़िंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहती थी। अशमान को देखते अशनाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैक वक़्त गुस्सा और खौफ दोनों तारी हो गए। तो तुम क्यों आए हो? कैसे आए हो यहाँ? वो भी इस वक़्त अशमान के हाथ हटाने पर वो हड़बड़ा कर कई बेतुके सवाल पूछ के वो ये तक भूल गई कि वो इस वक़्त स्लीवलेस ब्लैक नाइटी में अनजाने में ही मुकाबले के होश उड़ा चुकी थी। अशमा ने आज से पहले कभी इसे हिजाब के बिना नहीं देखा था। रात के वक़्त भी वो जब आता कभी इस पर शैतान हावी नहीं हुआ था ना इसने कभी इसलिए मैं सोचा था। फिर आज इसकी आंखों में वो वहशत कहीं दूर जा सोई थी। अशनाल की नींद की खुमार में डूबी सुरमई आंखें और इस पर साया फगन लंबी लंबी पलकों की झालर। अशमान को इनमें अपना दिल डूबता महसूस हुआ। गुस्सा तो कहीं दूर झाग की तरह बैठ गया। वो अशनाल के मजीद करीब हुआ जिस पर वो डर के मारे मजीद पीछे हुई और ये बात सामने बैठे शख्स को तहस दिलाने के लिए काफ़ी थी। वो अशनाल को बुरी तरह से खींचकर अपने करीब ला गया। अशमान को महसूस होता कि वो इसका वजूद अशनाल के खसार में लर्ज रहा है और वो इसके कदर करीब था कि इसकी पुरतपिश सांसों की हिद्दत से अशमान का चेहरा सुलगने लगा। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अशमान जज्बात की शिद्दत से चूर होकर अशनाल के सांसों को अपनी कैद में कब्जे में ले गया। खामोशी ही खामोशी 400 थी जो कमरे की हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थी। दो वजूद हर चीज़ से बेखबर एक दूसरे की रूह में उतरने का रास्ता बन रहे थे। एक बरसों की प्यास बुझा रहा था तो एक बरसों का सूली पे लड़का आज रहा हुआ था। अशमान को होश तब आया जब अशनाल इसका कॉलर खींचकर इससे पीछे को दिक्का दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। जिस शख्स के गुस्से ने अशनाल शाह को डराया हुआ था इसकी मोहब्बत ने अशने को बेबस कर दिया था। इसकी सोचों की सारी राहें मफलूज कर दी थी। आई हेट यू आई जस्ट हेट यू। अशमान निकल जाओ मेरे कमरे से। आई सेड जस्ट गेट लॉस्ट। नफरत करती मैं तुमसे। तुम सच में एक वहशी जानवर हो। सुना तुमने? अशमान को दिक्कत थी। वो भागती हुई वॉशरूम में घुस की पीछे। अशमान सारे वाक़े को समझ रहा था और जितना समझ आया इतना इसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। अभी हैं कुर्ब के कुछ और महल्ले बाकी के तुझको पाके हमें भी तेरी तमन्ना है। डियर अशनाल शाह। डायरी पर लिखकर वो चला गया था। दर्द सारे के सारे इसको देने थे। सारी तकलीफ़ों के हिसाब भी लेने थे। इसकी नींदें उड़ने के तरीके भी सोचे थे। इसकी कुर्बत का कुछ असर ऐसा हुआ हम पर सारे दर्द अपने दामन में समेट लाए। हम अपना दिल इसके कदमों में छोड़ आए। अशमान का दिल करता वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। आखिर कैसे वो इतना बेबस हो सकता था? कैसे वो अपनी शिद्दत इस लड़की पर वार सकता था जिसे इसके गज़ब और गुस्से की भींट चढ़ना था? सिगरेट फूंक फूंक कर आखिरकार वो थक कर बिस्तर पर ढह गया। इसकी कुर्बत में इतना सुकून क्यों था? आखिर क्यों इसके सामने मैं अपने आप को बेगाना होता हुआ महसूस करता हूँ? अशमान अपने बालों को मुट्ठियों में लिए पागल हो रहा था। वो दुश्मन है तो फिर सांसों पे काबिज कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। अचानक इसके कहे अल्फाज मान के कानों में गूंजे तो जैसे इसके कानों में कोई पिघला हुआ शीशा डाल गया था। मैं भी तुमसे नफरत के सिवा और दूसरा कोई एहसास महसूस नहीं कर सकता। अशने आई जस्ट हेट यू टू। अशमान चाहे जितनी भी नफ़ी करता वो उसके दिल के किसी कोने में पूरे हक से बर्जमान हो गई थी।
अभी तो इश्क के आइन से पाला पड़ा है, अभी तो शीन से गुजरना है, अभी तो काब बाकी है, अभी तो इश्क की तकमील बाकी है। अशनाल 3 दिन से बुखार में तप रही थी, पर इसका बुखार नहीं हो रहा था। मामा और सिकंदर शाह जिंदगी में कभी इतने परेशान नहीं होते जितने 3 दिन में रह चुके थे, पर अशने का बुखार वहीं का वही था और 2 दिन इसराब और बेसुकून रहने के बाद भी अशमान को कहीं सुकून नहीं मिला था। बार बार से अशनाल की आंखों में वो तैरते आंसू तकलीफ दे रहे थे। वो तकलीफ जो से वो अनजाने में दे गया था, इसे कहीं चैन नहीं मिल रहा था। तो आखिर थक कर वो अशनाल के पास पहुंचा, जो तेज़ बुखार की होने की वजह से नींद बेहोशी में थी। अशनाल को इस हालत में देखकर अशमान गुस्से में पागल हो गया। अशनाल के चेहरे को हाथ के प्याले में भर कर कितनी देर वो इसके नक्श में खोया रहा। सईद अशनाल शाह, मैं यहाँ तुमसे सॉरी करने नहीं आया क्योंकि तुम इससे ज़्यादा तकलीफ की हकदार हो। ये तो अभी कुछ भी नहीं है मेरी जान। इसके एक एक नक्श को दीवाना वार चुमता वास्की से कहा, मैं तो बस वो सुकून हासिल करने आए हैं जो तुम्हारे वजूद से ना चाहते हुए भी जुड़ गया है। कुछ देर इसका लम्स महसूस करने के बाद वो चला गया। इसके गुमा में भी नहीं था कि आगे जाकर छोटी सी लड़की इसका सुकून बर्बाद कर देगी। पास जब तक वो रहे दर्द थमा रहता है, फैलता जाता है फिर आंख के काजल की तरह। अशनाल आंसू से भरी आंखें खोले आसमान के लम्स को महसूस कर रही थी। आज वो सोई हुई नहीं थी। इसके परफ्यूम की महज खुशबू ने इसके सारे हिस्से बेदार कर दी थी, पर वो इसका लम्स महसूस करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो यूं ही इसके पास बैठा रहे। तबीब जब सारे थक हार के बैठ के इसके छूने से शफा मिली फिर हमको। अशना डायरी खोली, इसकी खुशबू को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रही थी। बहुत पीछे चली गई थी। पहली बार जब तुम्हें कैफे में देखा तो तुम्हारे चेहरे में शहनासाई की एक रमक नजर आई, पर तुम्हारा वहशत ज़दा होकर मुझे देखना मुझे खुद में उलझा गया। तुम्हारी आंखों में नजर आती वहशत से मुझे डर लगा। फिर तुम्हें कभी ना देखने की शिद्दत से दुआ की थी। अशमान, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चीज़ परेशान किए हुए, पर इतना तो जान गई हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है जो तुम कभी कबूल नहीं करोगे। पर आई प्रॉमिस यू मिस्टर जी, मैं तुम्हारी सारी उलझनें सुलझा दूंगी और तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। अशमा से तस्वर में बातें करती हुई बहुत सारी चीज़ों का सिरा तलाश कर चुकी थी। एक एहसास से अनजाना सा जो दिल को भला लगा है। मैं नहीं मानती कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, पर जो भी है ए जालिम, तू दिल को अच्छा लगा है। माह और खतीजा शनाल की इस हालत से बहुत परेशान थी। आज तक कभी उन्होंने इसको इस हालत में नहीं देखा था। इसे बुखार में तपते 3 दिन हो गए थे और आज सुबह वो इनके सामने बिल्कुल ठीक बैठी थी, गोया से कुछ हुआ ही ना हो। अशरे, मेरी जान, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम हमसे शेयर करो प्लीज़। खदीजा सही मानों में इसके लिए बहुत परेशान हुई थी। मेरे पांडे, मुझे बुखार हुआ था जो सबको हो जाता है, अब मैं ठीक हूँ। देखो, अशने इसके सामने गोल गोल घूमती अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम रही थी। फिर एक रात में ऐसा कौन सा दम असर कर गया जो 3 दिन से हम सबकी दुआएं और डॉक्टर की महंगी दुआएं भी असर ना कर सकी। वहाँ जो के कॉल सुनने रूम से बाहर गई थी, पास बैठते हुए पूछने लगी, देखो डीजे, ये वह बच्ची खराब हो रही है, देखो मुझे मासूम पे शक कर रही है। खतीजा जानती नज़रों से शनाल को देखकर इस बात का इतराफ़ कर रही थी। वो बहुत खुश है। इसके चेहरे की चमक इसके दिल की गवाही दे रही थी और खतीजा ने दुआ किया कि इसके चेहरे की चमक यूं ही सलामत रहे। ओके पांडे किधर खो गई? अशनाल खतीजा के आगे चुटकी बजाते हुए पूछा। कहाँ, कहीं नहीं। और वो तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या बात है? शनाल एक आइब्रो उठाकर तशवीश से पूछा। वो हमारी क्लास फेलो है ना पलवशे, वो बर्थडे पार्टी दे रही है। तो खतीजा बड़ी एक्साइटेड होकर बता रही थी। जब अशनी इसकी बात काटी, तो इसमें इतना खुश क्यों हो रही हो? हम पहले कब किसी बर्थडे पार्टी पर जाती नहीं है जो अब जाएंगी? ओहो, बात तो सुनो। दी ग्रेट अशमान हैदर शाह भी इसकी पार्टी में आ रहा है। वो नक चढ़ी हर एक को बड़े फख्र और गुरूर से बता रही थी, क्योंकि सैयद अशमान शाह आज तक किसी लड़की के साथ नजर नहीं है, तो पलवशे की बर्थडे पर क्यों आ रहा है? ये सबको ये जानने में तजस्सुस हो रहा है। और तुम तो जानती हो अशमान मेरा फेवरेट तो है, तो बस मैं जाऊंगी और तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। अशमान के नाम पर शनाल की आंखों में पहले उलझन और फिर चमक, दोनों चीजें ही मार और खतीजा से नहीं छुपी। तो जानती थी कि कुछ ऐसा है जो अशनी कभी सीधा सीधा नहीं बताएगी। कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी है, पर वो भी इसकी दोस्तें थीं। अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं। रोज़ एक मौत ने तर्ज की इजाद करे। इसकी अम्मी इसे खाना खिला रही थी जब हमेशा की तरह वो अपना वन एंड ओनली टॉपिक शुरू किया। मामा, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मान बुरा सा मुंह बनाया। अब कौन सी बात नहीं मानी मैंने आपकी जो इतने बुरे मुंह बना रहे हैं आप? अरशमान, ज़ैनब अपने शहजादों से बेटे को गोद में बैठाते हुए बोली, मामा आप जानती हैं मुझे वो नक चढ़ी अशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे इतना प्यार क्यों करती हैं? अरशमान कई बार ये दोहराया हुआ सवाल फिर दोहरा गया। मामा की जान, वो आपकी कज़न है, आप इसे इतने बदगुमान क्यों हैं? वो अरशमान की इस पोजेसिवनेस से कभी कभी परेशान हो जाया करती थी। मामा आप जानती हैं वो बहुत बदतमीज़ है। मामू जान भी अच्छे से बात नहीं करते और भी मामू की कार्बन कॉपी है, नक चढ़ी। आई जस्ट हेट हर। अरशमान को हमेशा अपनी माँ का इसके साइड लेना गुस्सा दिलाता था। मामा,
अशमा मोहब्बत से ज़ैनब को पुकारा, जी मामा की जान। वो अशमा का माथा चूमे गोद में उठा गई। मामा अशनाल की आंखें आप जैसी क्यों हैं? क्योंकि वो मेरी भतीजी है ना, इसलिए वो मेरी जैसी है। वो अशमान को प्यार से पचकारती हुई बोली, क्यों है आखिर? वो मुझे बहुत बुरी लगती है। इसकी आंखें आप जैसी नहीं होनी चाहिए थी। कभी कभी मुझे इसका रोना बहुत हर्ट करता है क्योंकि वो रोते हुए आप जैसी लगती है। ज़ैनब अपने 6 साला हसास बेटे को देखा जो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहा था। तो मान आप इसे ना रोने दिया करें ना। देखें, कल को मैं आपके पास ना रही तो आपके पास मुझ जैसी अशनी तो होगी ना। आप इसे हमेशा अपने पास रखना, किसी को मत देना, ठीक है ना। वो और देखें, आपके बकौल अशनी आपको मुझ जैसी लगती है तो कितना अच्छा हो जाएगा ना कि आप इसे कभी रोने नहीं देंगे। ज़रा प्यार से अपने ज़हीन बेटे को समझाने लगी। शमान बचपन की सोचों को झटक पार्टी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। रंग और खुशबू में अगर हल हो जाए, वसल का ख्वाब मुकम्मल हो जाए, चांद का चूमा हुआ सुर्ख गुलाब तेरी देखे तो तितरी देखे तो पागल हो जाए, मैं अंधेरों को उजालों ऐसे तेरगी आंखों का काजल हो जाए, दोष पर बारिशें लेके घूमे मैं हवा और वो बादल हो जाए, नरम सब्जे पर ज़रा झुक के चलें, शबनमी रात का आंचल हो जाए, उम्र भर थामे रहे खुशबू को फूल का हाथ मगर शल हो जाए, चिड़ियाँ पत्तों में सिमट कर सोएं, पेड़ों फैले के जंगल हो जाए। नेट नेट के काले रंग की पाँव को छूती बारीक फ्रॉक में वो आसमान सुथरी कोई अप्सरा लग रही थी। बुरे लंबे कमर को छूते बालों को स्ट्रेट किए नीचे से कर्ल छोड़े हुए थे। बालों पलकों पर गहरा मस्कारा लगाए ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हुई अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। खदीजा और माह जो कमरे में अचानक एंटर हुई तो उसे देखकर हैरान होगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह माही, देखो तो ये हमारी अशनी है। खदीजा माह का को आंख मारते अशनी के गले लगी। दोनों ड्रामेबाज और फजूल बुलवा लो बस। इस अश ने अपनी सैंडल की स्ट्रिप बंद करते हुए दोनों को जानती नज़रों से देखने लगी। खदीजा ब्लैक कलर के शिफॉन सूट में बुरे बालों के का एक साइड पर डाले हल्के से मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। माँ को देखा जाए तो वो भी कम नहीं थी। ब्लैक कलर की शिफॉन की ही फ्रॉक में लंबे करली बालों को खुला छोड़े शहजादी लग रही थी। वैसे माशाल्लाह कम तो मेरी दोनों चुड़ैलें भी नहीं लग रही। अशने ताइदी नज़रों से दोनों को देखती बाहर निकल गई। तीनों को रूम से निकलते ही मामा नज़र आगे अशनाल पर अचानक नज़र पड़ते हैं मामा को कोई बहुत अपना बहुत प्यारा याद आ गया जो इसके बहुत दिल के बहुत करीब था। आंखों की नमी छुपाए वो बाकायदा तीनों का माथा चूमे ढेरों से दुआएं दे गई। माशाल्लाह मेरी बेटियों को अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। ध्यान से जाओ, ध्यान से आओ, तीनों जल्दी आ जाना। पीछे से मामा नसीहत करना नहीं बोली। इनको पार्टी में काफ़ी देर हो गई थी पर अशमान की कोई खबर नहीं थी। अशनाल को रह रह कर गुस्सा आ रहा था और वो अपनी इस कैफियत को समझने से कासिर थी। डीजे, ये अशमान हैदर शाह अभी तक क्यों नहीं आया? मैं बोर हो रही हूँ यार, कहीं हमारी हसरत ही ना रह जाए इसे लाइव देखने की। वहाँ अब सच में बेजार नजर आने लगी। डीजे जो खाने में मसरूफ थी, वहाँ की बात पर खाना रुके मुतवज्जो है। यार वो चीफ गेस्ट है, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, इंतजार तो करवाएगा ही। क्यों अशने? खदीजा अचानक अशने से पूछने लगी, मुझे क्या पता, तुम लोगों को पता, तुम्ही को आने का शौक चढ़ा था। अशने खुद को कंपोज करते नॉर्मल नजर आने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि इसका ज़रा सा भी रिएक्शन इन दोनों चैनलों को सब समझा देगा, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो सब समझ चुकी थी। अभी वो बातों में मसरूफ थी कि अशमान शाह सईद अशमान शाह के नाम की बोटिंग हुटिंग होने लगी तो वो तीनों भी अपनी जगह से उठ गई। सिकंदर साहब सोने की तैयारी करते जब मामा इनके पास आके बैठ के, सिकंदर साहब मुझे कुछ बात करना चाह रही थी आपसे। अब मामा तमीद बांधने लगी। अम्मा तुम अच्छे से जानती हो मैं वो बात नहीं करना चाहता तो क्यों मेरे पुराने जख्म ताज़ा करती हो? सिकंदर आज किसी हारे मुसाफिर की तरह लग रहे थे। इनके लहजे में आज ना तो कोई गुस्सा था ना ही कोई करवाहट। मामा तुम जानती हो मुझे हमारे अशनी में ज़ैनब की झलक नज़र आती है। मैं जब जब इसको देखता हूँ मुझे ज़ैनब के वो आखिरी दिन याद आते हैं जो उसने बहुत अज़ियत में गुजारे थे। तुम्हें पता है आज जब अशने को इसकी दोस्तों के साथ जाते देखा तो मैं लर्ज़ कर रह गया। वो हूबहू अपनी पुप्पो जैसी है, वही सुरमई आंखों में वही मगरूर सी नाक। ऐसा लगा मेरी ज़ैनब जिंदा हो कि फिर से मेरे सामने आ खड़ी हो। सिकंदर साहब वगादा रोने लगे, तुमसे बढ़कर और कौन मेरा राजदार होगा मामा? इसका हाथ पकड़े सिकंदर साहब मुस्कुराने लगे, तुम जानती हो वो मेरी सगी बहनी थी, हम एक माँ की औलाद नहीं थे पर वो गुड़िया मुझे कितनी अजीज थी। अब मामा एक गलत शख्स के इंतखाब ने उसको मुझसे छीन लिया। सिकंदर साहब अपने बरसों के दुख को अंदर से निकाल रहे थे पर इनके वहमो गुमा में भी नहीं था कि बाहर किसी जीर ऊपर इनका एक एक लफ्ज़ पहाड़ बन के टूट रहा था। सारे हाल में इस वक्त अरशमान के बारे में चहमगोइयाँ हो रही थी। कोई इसकी ड्रेसिंग की दीवानी हो रही थी तो कोई इसकी पर्सनैलिटी पर फिदा होते जा रही थी। डीजे और महा भी अपनी धुन में मस्त अरशमान को देखे जा रही थी। यार अरशने तुम ज़रा इम्प्रेस नहीं हुई क्या? देखो तो सही यार कि क्या लुक्स हैं इस बंदे की। हमेशा की ठरकन खदीजा तवक्को के मुताबिक अरशमान पर जी जान से वारी जा रही थी। महा भी आज इसकी साथी बनी अरशमान के साथ सेल्फी लेने के लिए मरी जा रही थी। बर्थडे केक कटिंग की सेरेमनी शुरू हो चुकी थी तो पलवशे अशमान का हाथ पकड़े केक काटने लगी। अशनाल पे तो गोया पूरे का पूरा आसमान बादल समेत गिरा पर वो जब्त किए बगैर सब देख रही थी।
अशने कुछ करो ना यार, चलो हम सेल्फी लेते हैं अशमान के साथ। खतीजा महा कब से अशनाल को मनाने की कोशिश में लगी थी, पर वो अपनी जगह से हिले नहीं रही थी। तभी अचानक डांस का शोर उठा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मेरी बर्थडे पार्टी है। आने के लिए और इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। पलवशे माइक पकड़े आंखों में चमक के लिए बात कर रही थी। आज मेरी बर्थडे इसलिए भी स्पेशल है कि इसमें मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अशमान भी शामिल हुए हैं। पलवशे अशमान का हाथ में स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक चारों तरफ की लाइट्स ऑफ हुई और स्टेज के दरमियान एक खास एंगल पर कैमरा सेट हो चुका था, जहां पलवशी और अशमान कपल डांस करने वाले थे। बोल्ड रेड कलर की साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज में अशमान का हाथ थामने पलवशा अशमान के करीब इसके कंधे पर हाथ रखे डांस शुरू करती है। जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा मन। सॉन्ग के लिरिक्स पर पलवशी और वो एक दूसरे के करीब हो चुके थे। अशमान पलवशी की कमर पर हाथ रखे डांस स्टेप कर रहा था। ये सब देखकर शनाल की आंखों में गोया किसी ने मुठ्ठियां भर भर के मिर्चें डाल दी थी। अब वहां मजीद बैठना इसके लिए दुश्वार हो चुका था। तभी वो खुद को संभालते इस पर एक नज़र डालती चली गई। शनाल की एक नज़र देखना, इस एक नज़र में क्या कुछ नहीं था, दुख शिकवा जाने क्या क्या। शमाल समझ ना सका, पर इसकी नम आंखें से बुरी तरह डिस्टर्ब कर गई थी। तभी वो भी इसके पीछे जाने लगा जब महा और डीजे ने इसे पकड़ा। अशना घर आते आते मजीद डिस्टर्ब हो चुकी थी। खुद को रोने से बाज नहीं रखा था। सुरमई कांच की आंखें थी कि भीगी चली जा रही थी। इसे खुद नहीं पता था कि अशमान का किसी और के करीब आना होना इसे इतना ज़ियत में मुब्तला क्यों कर गया, पर यह सच था कि इसे किसी और के साथ देखना इसे फिर बुखार में मुब्तला जरूर करने वाला था। परेशान कुन हालात में घर पहुंचते से मामा सिकंदर के कमरे की लाइट जलती नजर आई तो इनके कमरे का रुख करके ना चाहते हुए भी वो बाहर खड़ी होगी, क्योंकि आज पहली बार इसका बाप इसकी फूफो का जिक्र करा था, जिसका बहुत सरसरी सा जिक्र इसकी माँ ने एक दो बार इससे किया था। इसे इसकी माँ से ही पता चला था कि अशमान इसका कज़न है, पर इसने अपने पुप्पो के जिक्र पर हमेशा अपने बाप को तैश में आते देखा। तो आज इसका बाप क्यों रो रहा था? इसकी पुप्पो ने अपने लिए क्या कोई गलत इंतखाब किया था? क्योंकि इसका बाप इसकी पुप्पो से इतनी नफरत करने के बावजूद इसके जिक्र पर तड़प रहा था। क्या यही वजह थी जो अशमान इससे और इसकी फैमिली से इतनी नफरत करता था? इन तमाम सवालों के जवाब इसके पास नहीं थे, इसे खुद तलाश करने थे। इसका दिमाग मजीद उलझ गया कि इसका बाप इसकी पुप्पो से नफरत नहीं करता तो दिखावा क्यों करता है? क्या हुआ था इसकी पुप्पो के साथ? रूम में आते कमरा लॉक करके ज़मीन पर बैठी मुट्ठियों में बाल नोचे वो पागलों की तरह रोने लगी। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ? वो तो कभी इतनी उलझनों का शिकार नहीं रही, फिर क्यों? एक तरफ अशमान और दूसरी तरफ इसका बाप था। दोनों इसकी समझ से बाहर थे। अशनार रोते रोते वहीं ज़मीन पर सो चुकी थी। ब्लैक बारबी फ्रॉक अपनी नाकदरी पर रो रहा था। बजा के आंखों में नींदों के सिलसिले भी नहीं, शिकस्त ख्वाब के अब मुझ में हौसले भी नहीं। नहीं नहीं, ये खबर दुश्मनों ने दी होगी। वो आए आके चले भी गए, मिले भी नहीं। ये कौन लोग अंधेरों की बात करते हैं? अभी तो चांद तेरी याद के ढले भी नहीं। अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे। अभी तो चाक मेरे जख्म के सिले भी नहीं। खफा गरचा हमेशा होए, मगर अब के वो भरमी है कि हम इसे इन्हें गले भी नहीं लगे। कुछ दिनों से अशनाल बहुत उलझी रहने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना इसकी आदत बनती जा रही थी। मामा सलार के साथ साथ इसके दो दोस्तें भी बहुत परेशान थी। आखिर क्या वजह है जो अशनी इस कदर डिस्टर्ब है? पार्टी के कुछ दिनों बाद अशनाल को पता चला कि अशमान किसी काम के सिलसिले में जर्मनी चला गया है। वो जो आसपास पे थी कि वो जो सास पे थी कि वो आएगा वैसे ही चुपके से और अपने किए पर शर्मिंदा होगा, वो माफ़ी मांगेगा। पर जालिम इंसान तो देखे बिना ही चला गया, ये भी देखे बिना कि अब सईद अशनाल शाह पे इसका रंग चढ़ता जा रहा है। इसका इस तरह से जाना अशनाल को मज़ीद बेजार कर गया। वो दुनिया की हर चीज़ को तबाह कर देना चाहती थी। जिस दिन कि तुम गए हो अपने ही आप का मैं इनकार हो गया हूँ। एक जब्त ही का चेहरा यूं देखकर मुसलसल बेजार हो गया हूँ। आजा मेरे मसीहा, मुद्दत गुजर गई है, बेदर्द है जुदाई, बेरब्त है उदासी, बीमार हो गया हूँ जिस दिन के तुम गए हो। अशमान जो जर्मनी में अपने बहुत ज़रूरी काम से आया था, पर वह चाहते हुए भी अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। बार बार शना का चेहरा इसके सामने आता, इसकी भीगी आंखें नम आंखें इसको शर्मिंदा करती है। वो खुद लाख झटराने पर इसको सोचने पर बाज नहीं आ रहा था। वो जानता था कि वो पार्टी पर पलवशे के करीब होना से बुरा लगा था। वो इसे तड़पाना ही तो चाहता था, पर वो खुद क्यों तड़प रहा था? क्यों इसको सुकून नहीं मिल रहा था? क्यों इसकी गुर्बत का प्यासा हो रहा था? इसी दौरान महा और खतीजा की शादी सर पर आ गई तो शनाल का सारा ध्यान इन पर लग गया था। महा के बाबा को मनाना एक मुश्किल मामला था जो खतीजा शनाल ने बाखूबी अंजाम दिया था, जिसके नतीजे में महा अशबा की दुल्हन बन रही थी। महा का भाई अपनी वकालत पूरी करके आ चुका था और पहली नज़र में खतीजा से एकतरफा मोहब्बत कर बैठा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि महा और खतीजा दोनों इकट्ठी दुल्हन बन रही थी। महा बहुत खुश थी कि खतीजा इसकी भाभी बन रही है थी और खतीजा के तो मानो दिन फिर ही गए थे। वो तो आजकल आसमानों में उड़ रही थी। इतना प्यारा और हैंडसम वकील जो मिल गया था। खतीजा शमलीद और महा और अशबा की मेहंदी कंबाइन रखी गई थी। तीनों दोस्तें पीले, सब्ज़ और गुलाबी रंग के कंट्रास्ट में लहंगे में पहने बहुत प्यारी लग रही थी। महा और खतीजा
से तो खुशी संभल रही थी। अशनाल भी अपने दोस्तों की खुशी में सब कुछ भूली हुई थी। माहा और अशब की नोक-झोंक और खतीजा का शमलीद से शर्माया शर्माया लहजा सब कुछ बहुत प्यारा था। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि पांडे आगे जाके इस बेचारे वकील के साथ क्या करने वाली थी। आज खतीजा की बारात थी और माहा और शनात दोनों खतीजा के पास थी। माहा बहन और दोस्त दोनों का फर्ज बाखूबी अंजाम दे रही थी। शनाल को बहुत गहरी उदासी ने अपने घेरे में ले रखा था। अशने खतीजा मोहब्बत से अशने को पुकारती जो कहीं खोई हुई थी। जो कहीं खोई हुई थी। हाँ पांडे बोलो। अशने पास आकर बैठते हुए बोली, अशने तुम्हें पता है ना आज मेरी बारात है और कल माह की और परसों वलीमे के बाद हम दोनों अब्रॉड चली जाएंगी। कहते हुए दोनों रोने लगी थी। आई नो मुझे पता है तुम दोनों बेवफा मुझे छोड़कर जा रही हो। अशने खुद को नॉर्मल किया। अशने हम दोनों जानती हैं कि तुम्हें कोई बात बहुत अपसेट कर रही है पर हम दोनों तुम्हें इंसिस्ट नहीं करी ताकि तुम हमें खुद बता सको जब तुम्हारा दिल माने तब। खतीजा अशने का हाथ पकड़े मजबूत लहजे में समझाने लगी, मेरी जान तुम ये कभी मत सोचना कि हम में फासले आ गए तो दिल भी दूर हो जाएंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। खतीजे के रोते रोते हिचकी बंद की थी। जाने कब बंद बांधा था और मैं भी वहाँ पीछे से आके गले लगी। जाने कितने लम्हे रोते गुजरे जब खतीजा की मम्मा आकर तीनों को चुप करवाया और पार्लर भेजा। तीनों को अपनी छोटी छोटी नोक झोंक याद आ रही थी। तीनों अपनी अपनी जगह उदास थी। बचपन का साथ, बहुत सारी अनगिनत यादें, खट्टी मीठी बातें, बहुत कुछ याद आ रहा था। अशनाल बार बार दोनों का हाथ बेचैनी से पकड़ती जैसे अपना कीमती सरमाया आज अपने हाथों से किसी को सौंपने वाली हो। खतीजा की बारात का शोर उठा और एक बार फिर अशने का रोना शुरू हो गया था। यार अशने तुम्हारा भी निकाह पढ़ा देते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। महा ने रोते अशने को गले लगाया किसी से। अशने फौरन पीछे हटी। शादाब से और किसी से क्यों मामा आंटी ये महा मासूम बने हुए पूछने लगी गोया वो सारी ज़िंदगी दोनों को साथ रखना चाहती थी जिस पे सबकी हंसी छूट गई। डूब के मर जाओ अशने कहती खतीजा के पास चली गई। इसी तरह की नोक-झोंक में खतीजा की रुखसती का शोर उठने लगा। वह सारी रात महा और अशने बचपन की खट्टी मीठी बातों को याद करती रही। एक दूसरे की आंखों को नम होते देख हंसने लगती और इस तरह इस अलविदा रात का इख्तिताम हुआ। खतीजा बहुत से ख्वाब आंखों में सजाए अपना पिया संग अपने ख्वाबों के जहां में जाने को बेताब थी। रूम में एंटर होते ही शमलीद को 40 वोट का झटका लगा था। खतीजा शर्माई शर्माई सी बेड पर बैठी घूंघट की आड़ में अपने हुस्न को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शमलीद पास आके घूंघट ऊपर किया। अरे अरे मुंह दिखाई तो दें। खतीजा झट अपना घूंघट में मुंह छुपाते मुंह बढ़ा के कहने लगी जिससे शमलीद अपनी हंसी जब्त कर गया। वो आज भी इतनी ही क्यूट लग रही थी जितनी बचपन में थी। ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुंह दिखाई खतीजा हाथ आगे बढ़ाया जो वो मोहब्बत से थाम कर बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग पहना गया। वैसे तो मेरी क्यूट सी वाइफी सब आपका है, ये ना चीज़ भी और इसकी हर चीज़। खतीजा शर्माते हुए अब चेहरा झुका के शमलीद प्यार से खतीजा का चेहरा ऊपर किया। आप मुझसे एक वादा करोगी खतीजा जी? वो क्या वादा? ये है कि आप पहले मुझे अपना दोस्त समझेंगी जैसे ही माई अशनी है पर वो तो लड़कियां हैं। खतीजा आंखें घुमाए बड़े पत्ते की बात बतागी जिससे शमलीद की हंसी रोकना मुश्किल लगने लगी। जी वो लड़कियां हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड है पर आप मुझे भी अपना दोस्त बनाएंगी? कभी भी मुझे से नहीं झिझकेंगी, सब शेयर करेंगी ठीक है ना? इसकी नाक दबा गया नौस्पिन थी। खतीजा रोने वाली शक्ल बनाने लगी। ओह सॉरी, मैं तो बस आपकी झिझक दूर कर रहा था। शमलीद परेशान होने लगा। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। आंखों में आंसू भर लिए गए। अब क्या करें? ये बंदा ना चाहिए जिससे आप सॉरी कबूल कर लें। एक कप कॉफ़ी झट से जवाब आया। शमलीद कॉफ़ी बनाने चला गया। वो जानता था कि वो बस ड्रामा कर रही है। अशने ठीक कहती है ये बंदा उफ मेरा बंदा बहुत मासूम है। इस तरह का सीन रात अपने इख्तिताम को पहुंची। अगला दिन अपने संग बहुत सी खुशियों के साथ उदासियां भी लाता है। जब महा अपनी मोहब्बत के संग चलती स्टेज पर आई, महा को तो गोया आसमां से उतरी कोई गुड़िया ही लग रही थी। मोहब्बत पा लेने की खुशी और इसके अंग अंग से फूट रही थी। अगला दिन अपने संग बहुत सी खुशियों के साथ उदासियां भी लाता है। जब महा अपनी मोहब्बत के संग चलती स्टेज पे तो गोया तो आसमान से उतरी कोई गुड़िया लग रही थी। मोहब्बत पा लेने की खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। अशान अपने दोनों दोस्तों की खुशियों की लंबी जिंदगी दुआ करती रोने में मसरूफ थी। जाने वो अब कब मिलेंगे। इसी दौरान रुखसती का शोर उठा और तो अशनाल का रोना देखकर वहाँ मौजूद हर आंख भीग गई। महा का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। महा देखो ना यार चुड़ैल लग रही हो, प्लीज लेंस तो ठीक करो। जो सुनते ही अशब के कंधे पर मुक्का मार गई जिसका मतलब था कि बकवास बंद रखी जाए वरना जिम्मेदार खुद हो गया। अशब बस इसका मुंह ठीक कर रहा था। कल का दिन गोया इन तीनों की जिंदगी का दिन याद का दिन बनने वाला था। कौन जाने कल का दिन अपने साथ क्या क्या राज लेकर आने वाला था। अशां की तस्वीरें देखते हुए एक अजीब सा सुरूर मिल रहा था। वो इसके नक्शों में
खोया था। जब वो फ़ोन कॉल इसका सारा सुकून गर्द कर गई थी। सर वो मैम अशनाल के घर आज कुछ लोग आए हैं, वो इनके रिश्ते के लिए, और लगता है सिकंदर साहब इस रिश्ते पर रजामंद हैं, क्योंकि आगे इससे कुछ भी सुने बगैर वो फ़ोन बंद कर गया था। क्या था ये? अशमान शाह तैश के आलम में पागल हो रहा था। इससे ऐसे महसूस हो रहा था कि गोया जिस्म से जान निकल रही हो। इसने फ़ोन उठाया। अशने वो गुस्से में पागल हो रहा था। इधर वो पहले ही अपने दोस्तों की दूरी की वजह से दुखी था, ऊपर से रिश्ता वो ना कर भी देती, पर जिस शख्स का नाम इसने सुना था इसे बहुत कुछ याद दिलवा गया था। अननोन नंबर से बार बार कॉल इसके गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। अनकरीबता के मोबाइल दीवार के नजर हो जाता। क्या तकलीफ है? इडियट इंसान क्यों कॉल कर रहे हो? शनाल को गोया अपना सारा गुस्सा इस अजनबी पे निकालना चाहती थी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? मुखालिफ का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। इससे मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। अशमान अपने सारे काम छोड़कर वापस आ चुका था। इसका दिमाग इस वक्त काम करने के सारे हिस्से छोड़ चुका था। वो ये सोच में सदा था कि शनाल किसी और की नो नेवर। सिकंदर आप जानते हैं ज़ैनब की कितनी ख्वाहिश थी कि शनाल को अपनी बहू बनाने की। आप एक दफ़ा फिर सोच लें, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर लें। अब मामा सिकंदर को समझाने की आखिरी कोशिश करने लगी। और मामा तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी बेटी को उस शख्स के नाम पर बैठाए रखूँ जिसने आज तक हमें पलट कर नहीं पूछा, जिसने आज तक हमारी खैर खबर नहीं ली। वो हमें अपने दुश्मन समझता है, वो कभी नहीं आएगा। सिकंदर साहब वो गुस्सा करने लगे। अब मामा तुम बताओ, वो हमें को दुश्मन क्यों समझता है? हमने क्या बुरा किया इसके साथ? इसकी माँ के साथ? इस बात का जवाब मामा के पास भी नहीं था। आयुष्मान वापस आते ही डायरेक्ट अशनाल से मिलने चला गया। तकरीबन सोई रात के 1 बजे आ रही थी, जब नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। खतीजा और वहाँ के जाने के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इनकी नई नई ज़िंदगी को वो अपने दुखों का रोना रोकर फीका नहीं करना चाहती थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि किसी ने बहुत ज़ोर से इसे खींचा था। वही सब्ज़ आंखें, वही वहशतज़दा चेहरा, वो ज़ब्त की इंतहा पर थी। क्या मसला है? इस तरह तुम? आशा हमारे खौफ के कुछ बोल ना सकी। किसी से शादी कर रही है? वो दोनों बाजू से खींचकर अपने करीब किया गया, जिससे इसकी सांसों में तंगी आने लगी। तो तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जिससे शादी करो। शनाल नज़रें झुकाई, आंखों की नमी छुपाने लगी, जिससे मुकाबिल का साथ थोड़ा ढीला पड़ा। छोड़ा छोड़ा नहीं। ओह, तो शनाल शाह को मेरी आंखों से खौफ आता है, तभी वो मुझे देखकर बात नहीं करती है। आयुष्मान ने जैसे इसके रोने का मजाक उड़ाया। वो जो रोने को तैयार थी, इस बात से गोया करंट खा के पलटी। आंखों में आंखें डाली। तुम यहाँ क्या पूछने आए हो? यही कि मेरी शादी किससे हो रही है? खानजादा रहाब इसकी बहन की बाहों में बाहें डाले इस दिन पार्टी पे बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे थे। सुन लिया? अब तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। आयुष्मान गुस्से से मुठिया भींचे सब सुन रहा था। और क्या सुनना चाहते हो? यही कि मैं राज़ी हूँ या नहीं? हाँ मैं राज़ी हूँ। तुम्हारी अय्याशी का सामान बनने से बेहतर है मैं इसकी इज्जत बन जाऊँ। अशना गुस्से में पागल हो गई थी। एक जोरदार थप्पड़। जज शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो ऐसी घटिया बकवास करने की? इसका मुंह जोर से पकड़कर आयुष्मान पागल होने लगा। एक बात अपने ज़हन में बैठा लो कि तुम सिर्फ मेरी बनोगी। अपने माँ बाप को समझा दो कि शाफा से तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दे, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या कर सकता हूँ। चेहरा नज़दीक किया, वो इसकी सांसों पर भारी हो रहा था। वो इससे धक्का देती खुद को संभालती बाहर निकल की। ज़िंदगी में पहली बार इस पर किसी ने हाथ उठाया था। नेक्स्ट डे अशनान ने सारी बात मामा सरार को बता के इस बात को गोल किया कि वो घर आया था। सिकंदर साहब ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा परेशान होने लगी। मामा मैं भी इससे शादी करना चाहती हूँ। अशनान की इस बात पर गोया दोनों के सर पर आसमान छत समेत गिरा था। सादगी से निकाह के बाद सैयद अशनान सिकंदर से सैयद अशनान आसमान बन चुकी थी। वीडियो कॉल पे माह और खतीजा भी निकाह के रस्मात में पेश थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर आ जाए। इतना सादगी से निकाह इनको हजम नहीं हो रहा था, पर वो अशनान की वजह से चुप थी। आयुष्मान को एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में जर्मनी जाना था, जिसकी वजह से वो और अशने जा रहे थे। और 2 दिन बाद सबके वहाँ आने पर वलीमा रखा गया था। मामा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो खुश थी कि वो अपनी प्यारी दोस्त की आखिरी बात का मान रख सके। पर आयुष्मान की झिझक इसका अजनबी लहजा से हुला रहा था। सिकंदर साहब को तो गोया चुप लग गई थी। शनाल के इस फैसले ने इनको कुछ भी सोचने के काबिल नहीं छोड़ा था। इन्हें लग रहा था जैसे वक्त बहुत पीछे चला गया। इस तरह ज़ैनब भी सफ़ेद निकाह के जोड़े में रुखसत हुई थी, और आज शनाल वो ना तब कुछ कर सके थे, ना आज रुखसती का वक्त हुआ। तो अशनाल अपने बाबा से मिलने कमरे में की, जो बेआवाज़ आंसू बहा रहे थे। अशनाल बाप के गले लगकर रोने लगी। पता नहीं कौन सा दुख था जो दोनों बाप बेटी को आंसू की सूरत बहा रहे थे। बाबा आप कल बिल्कुल भी परेशान ना हो। आयुष्मान बहुत अच्छा है, मेरी फ़िक्र मत करिएगा। अपना और मामा का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी अशनी से बिल्कुल नाराज़ मत होना। अशनाल ये कहते बाहर निकल गई, ये देखे बिना कि इसका बाप दिल ले दर्द दर्द से ढह गया है। अभी वो घर नहीं पहुँचे थे। दोनों में फ़कत खामोशी थी। खामोशी देखा जाए तो खामोशी शिकवा है, गिला है, एक अज़ियत। इसी दौरान आयुष्मान को मामा का फ़ोन आया, जो सब ख़त्म कर गया था। आज सिकंदर को इस दुनिया से गए 3 दिन हो चुके थे, और अभी तक अशनाल को मुकम्मल होश नहीं आ रहा था। मैं हूँ अपने बाप के मरने की वजह, मैंने इनका दिल दुखा दिया था। वो उठती तो बस यही बातें करती और बेहोश हो जाती। वो ये कहकर आ गया था कि इसका जाना ज़रूरी है और वह अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म
यहाँ छोड़ नहीं सकता था। सिकंदर साहब के जनाजे के फ़ौरन बाद जर्मनी आ गया था। कुछ तो था, इसे उलझा रहा था। इसने सिकंदर की ज़िंदगी में इसने बहुत नफ़रत की थी, पर आज इसे इनका शफ़क़त भरा लम्स महसूस, इनकी बहुत याद आ रही थी, जिन्हें सारी ज़िंदगी इसने दुश्मन समझा था। फिर क्यों आज इसका ज़मीर मुतमईन नहीं था, पर ये वो नहीं जानता था कि ज़मीर का ये बोझ इसे सारी ज़िंदगी उठाना है। सिकंदर साहब को ये 25 दिन होने वाले थे। माह रमज़ान भी ख़त्म होने को था, पर अशनाल की यह हालत वही की वही थी। मामा खदीजा और महा इसे संभाल संभाल कर थक चुकी थी, पर वो ना तो कुछ खाती पीती थी और ना ही बोलती थी। हर वक्त दूर खला में कुछ ढूंढती रहती थी। वो जर्मनी के रेस्टोरेंट में बैठा कॉफ़ी पी रहा था, जहाँ से वही शख्स, हाँ वही शख्स शमान कैसे बोल सकता था इसको। वो अंधाधुंध पागलों की तरह इसके पीछे भागा, पीछे से गर्दन पकड़े मार मार के इसकी दुर्गत बना दी। तुम वही हो, तुम ही हो ना जिसने मेरी माँ को मारा था। दीवाना वाला इसके चेहरे पर मुक्के गुस्से बरसाए से पूछ रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, मुझे माफ़ कर दो। जुनियों ज़दा चेहरा वाला वो खबीस सा इंसान था, जिसके हुलिये से कोई फ़कीर लगता था। मैं वही हूँ जिसकी माँ को तुमने इसकी आंखों के सामने अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर इसका गला दबा के इसे अज़ियतनाक मौत दी। गौर से देखो मुझे, मैं वही हूँ मैं। वो अपनी होशो हवास से बेगाना हो चुका था। बूढ़ा फ़कीर थोड़ा ठटका, तो तुम मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में पा ली है। मैंने तुम्हारी माँ के साथ बुरा किया, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरी छोटी सी बच्ची को कुछ गुंडों ने उठा लिया, इसका कुछ पता नहीं चल सका। मेरी बीवी इसका दुख से सीने में लिए लगाए मर गई, और मैं इसे ढूंढते ढूंढते इस हाल में आ पहुंचा। आसमान के जूतों पर सर रखे वो हिचकियों से रो रहा था। यकीनन मकाफाती अमल अटल है। तुम मुझे बस ये बताओ कि वो सब कुछ तुम्हें किसने करने को कहा था और क्यों कहा था। किसी बात का असर लिए बिना इसके गिरबान से पकड़े से खड़ा किया। मुझे मुझे पैसे सिकंदर साहब ने नहीं, हैदर साहब ने दिए थे। मैं इनका वफादार मुलाजिम था, इसलिए ये काम उन्होंने मुझे सौंपा। पर तुम्हारी माँ को देखकर मेरी नींद खराब होगी। वादे मुँह फिर से ज़मीन पर ढह गया। तुमने सिकंदर साहब का नाम क्यों लिया था, बताओ मुझे। इस वक्त आसमान की आंखों में खून उतर रहा था। मुझे कहा गया था कि तुम्हारे सामने सिकंदर साहब का नाम लिया जाए, ताकि तुम इससे इतनी नफरत करो कि वो तुमसे दूर होने पर मजबूर हो जाए। वो मुश्किल से सांस लिए अल्फाज अदा कर रहा था। माह रमज़ान ख़त्म हो चुका था, ईद गुजर गई थी, और माह और खतीजा वापस अपने घर चली गई थी। अशमान ना आया, ना इसे आना था। अब अशनाल ज़्यादा रोती नहीं थी, इबादत में मसरूफ़ रहती थी। वो अपनी माँ का वाहिद सहारा थी, इससे मजबूत होना था। एक ख्वाहिश थी जो उसके दिल में रह गई थी कि काश वो अशमान से शादी ना करती तो उसका बाप आज जिंदा होता। अशमान अपने ज़मीर से लड़ते लड़ते हार चुका था। अशमान अपने ज़मीर से लड़ते लड़ते हार चुका था। इससे सारी ज़िंदगी जिसको दुश्मन समझा, वही तो इस दुनिया में इसकी माँ का सगा था। हाँ, सौतेला होते हुए भी सगा था। वो हार चुका था, शमान शाह हार चुका था। एक रात सारी बात कॉल करके अशनाल को बता दी थी और फैसला इस पर छोड़ दिया था। वो खुश थी, इसका बाप मुजरिम नहीं था। वो सुरखरू हो गई थी, पर अशमान की सज़ा भी शुरू हुई थी। अशनाल की सूरत में अशनाल इसे दिन में तारे दिखाने के साथ गिनवाने वाली थी। 4 साल बाद अलीज़ा और जुई जाने की किस बात पर लड़ रहे थे। अब क्या हो गया है तुम दोनों को? कोई वक़्त भी ऐसा है जब तुम दोनों प्यार से रह लो। अशनाल दोनों पर गुस्सा कर रही थी। चुप अलीज़ा चुप खड़ा सब्ज़ आँखों से ज़ोई को घूर रहा था। मामा ये मुझे डरा रहा है। दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए ज़ोई बोली, मामा इसने अभी मा ऐशे माहा की बेटी पर पानी गिराया, वो बेचारी रो रही है, वो हमारे घर गेस्ट हैं और इसने इस पर ठंडा पानी गिरा दिया। अलीज़ा अभी भी ज़ोई को घूर रही थी। अच्छा, तुम बाप की तरह आंखें निकाल कर ड्रामा बंद करो, और ये ऐशे क्या होता है? ऐशे क्या होता है? ऐशे आप ही कहो। अशने इसकी तस्दीक करने लगी। नो नो, विश इज़ जस्ट माई फ्रेंड, नॉट माई सिस मॉम। जिस पर शमान के साथ सब हंसने लगे। अशने सबको घूरती ऐशे ऐशे को गोद में उठाए चेंज करवाने चलेगी। वैसे जुई बेबी, आपकी मामा भी ऐसे ही तंग करती थी जैसे अब आप सबको करती हो। महा जुई को बचपन के किस्से सुनाने लगी। इसने भी एक बार खतीजा आने पर ठंडा पानी गिरा दिया था, जिस पर लीज़ा और जुई बैक वक़्त अपनी माँ को देने लगी। महा और शमा का हंस के बुरा हाल था। एक कमी थी तो बस खतीजा की, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं थी कि सफ़र कर पाती। एक अदद प्यारी शहज़ादी के बाद अब वो एक शहज़ादी की मामा बनने वाली थी। यहाँ सब अलीज़ा और जुई की बर्थडे सेलिब्रेट करने इकट्ठे हुए थे। बहुत सी नई मेमोरीज बन रही थी, बहुत से नए रिश्तों की बुनियाद बन रही थी। खुदा जाने ये दोस्ती अब कौन सा नया रंग दुनिया को दिखाए। तो यहाँ पे ये नावल ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ ये नावल आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये रमज़ान नावल्स हैं, इसलिए छोटे भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।